नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में एसएससी एमटीएस 7 अक्टूबर 2021 के सिर्फ 2 में आए हुए इंग्लिश के प्रश्नों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेक्शन का है। इट मीन्स 4 शब्दों में से एक इनकरेक्ट है और 3 जो है वो करेक्ट है। तो इमिग्रांट की स्पेलिंग पहला ही गलत है, आंसर तो आपका फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए EMI। ओके, जिसका मीनिंग होता है, आप कह सकते हैं मूव अब्रॉड। इट मीन्स या फिर मूव ओवरसीज यू कैन से। तो कहीं ना कहीं इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो यही है कि वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो जाना, वही है इमिग्रांट, जिसकी स्पेलिंग में डबल एम नहीं होता, सिंगल एम होता है। एग्जामिनेशन में एक वर्ड ऐसे भी दिए जाते हैं, दैट इज इमिग्रांट, डबल एम। ओके, इमिग्रेट या फिर इमिग्रांट। तो कहीं ना कहीं ये शब्द है, इसका मतलब है दूसरे देश से किसी और देश में आकर बस जाना, यानी मेरे देश में, आई फॉर इंडिया याद कर लो, तो बाहर से आना दैट इज द इमिग्रांट, और एग्जिट करना, ई फॉर एग्जिट मान लो, तो अपने देश से दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाना, दैट इज द इमिग्रांट। इम्फेसिस का एग्जैक्ट मीनिंग तो स्ट्रेस होता है, यानी जोर डालना, और EMI इमिनेंट की एग्जैक्ट और एक और मीनिंग है, दैट इज द फेमस। तो ये समझ में आ रहा होगा, EMINENT। ओके, एक और यहां पे वर्ड ले सकते हैं इसका सिनोनिम्स, प्रोमिनेंट या फिर फोरमोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा EMI इमिनेंट, और इस इमिनेंट की एग्जैक्ट मीनिंग होती है अबाउट टू हैपन, मतलब जिसे आप टाल नहीं सकते, वो होगा ही। ओके, तो योर आंसर तो पता चल गया कि ऑप्शन ए होगा। एन इमरजेंसी की मतलब क्या होगी, अर्जेंसी। ठीक है, तो इस तरह से जो आंसर है वो ए है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का है। डैश वी वॉज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड। सिंपल, एक्चुअली बाद में कॉमा लगा और आपने कंजंक्शन पढ़ रखा है ऑल्दो के साथ। ऑल्दो के साथ आप कंजंक्शन या तो येट लेते हैं या फिर कॉमा का प्रयोग करते हैं, तो आगे कॉमा है। और इन केस तो हम प्रिकॉशन के सेंस में लेते हैं कि अम्ब्रेला ले लो अगर बारिश हो गई, इन केस इफ इट रेन्स, तो इन केस वहां यूज करते हैं। बिकॉज स्ट्रॉन्ग रीजन की बात करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमें वर्ड लेना पड़ेगा, शो दैट का हिंदी मीनिंग होता है ताकि, तो वैसे सेंस में तो ये है नहीं, इसलिए आंसर लेना पड़ेगा हमें ऑल्दो। ओके, एक तो कंजंक्शनल पेयर भी याद रख लेना है, दूसरा में इनके डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। तो इस तरह से आंसर आपका ऑप्शन सी है, ऑल्दो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। आपको इस पार्ट को इंप्रूव करना है, मैनी को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा, देयर इज नो नीड, नो लगी हुई है, इट मींस नेगेटिव वर्ड आपके पास है, और एक्चुअली ऑल जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। क्लियर है, यानी पॉजिटिव वर्ड है। दैट का प्रयोग हम करेंगे या नहीं करेंगे वो आगे पता चलेगा। देयर इज नो नीड टू मेक चेंजेस इन डैश पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस एज इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये ग्रामेटिकल करेक्ट है, तो इसमें किसी भी पार्ट में चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है। नो नीड, और नेगेटिविटी के साथ एनी वर्ड आ सकता है, सो योर आंसर विल बी एनी। तो ये पता था कि नेगेटिव सेंस भी है कि कोई जरूरत ही नहीं है, तो किसी भी पार्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं। दैट तो आएगा नहीं, ऑल जाएगा नहीं, आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनवाइट सही है, इनवैलिड सही है, आपको इनकरेक्ट चाहिए, इनवॉर्ड भी सही है, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। इट मीन्स इनवोक, इनवोक होता है ना, इनवोक आवाहन करना, यू कैन से कॉल, कॉल ऑन, पुकारना, है ना, साक्षात भगवान प्रकट हो जाए, ऐसी आवाहन करना, दैट इज द इनवोक। और इनवोक की एक और मीनिंग होती है रेफर करना। ओके, खैर ये सेंस यहां पे था नहीं, तो स्पेलिंग एरर की बात थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेव इन द वुड्स। वुड्स मान लो, वुड्स का मतलब मान लो फॉरेस्ट, और आप वेब शब्द का प्रयोग कहते हैं ना, वेब, थैंक्स वेब, तो एक्चुअली मान लो कि एक सुंदर कन्या जो है वुड्स जंगल में है, तो कैसा टर्म होगा वो, तो सिंपली आप देख रहे होंगे एक शब्द है
अ यंग डिफेंसलेस पर्सन, जंगल में वो इंसान है या वो गर्ल है तो उसको कैसा फील होगा, मतलब हमेशा वो भयभीत रहेगी, ये डर लगा रहेगा, इसलिए डिफेंसलेस लेना पड़ेगा, अ यंग डिफेंसलेस पर्सन। तो कभी कभी मीनिंग ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर नहीं तो कभी आपने पढ़ा है तो फिर इडियम्स के ऑप्शंस का सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्ट। आपको चाहिए एंटोनिम्स। प्रोटेक्ट मतलब क्या, उसको सिक्योर करना, तो ये तो उसकी सिनोनिम्स होगी, ये ऑप्शन गया। कीप गया, कवर तो सिनोनिम्स ही हो सकता है। एंटर चाहिए, आपको लेना पड़ेगा हार्म। तो प्रोटेक्ट का उल्टा क्या लेना पड़ेगा, हार्म। सिंपल सा वर्ड दिया था इस सेट में। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ डिजीज काउजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्रियरली। सिंपल सा बात है, अनकॉन्शियस हो जाता है वो बंदा, मतलब बेहोश हो जाता है, अचानक सा बेहोशी आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं इपिलेप्सी। इपिलेप्सी मतलब कह सकते हैं आप मिर्गी की जो बीमारी होती है, बार बार उसे बेहोशी आ जाता है, मिर्गी की बीमारी आ जाती है, तो इपिलेप्सी मतलब तो होता है मिर्गी की बीमारी, दौरा पड़ना, यू कैन से। उसके बाद है डिमेंशिया, तो पागलपन होता है, आप इसे कह सकते हैं डिमेंशिया, मैडनेस, पागलपन, ओके। और इंसोम्निया होता है स्लीपलेसनेस, स्लीपलेसनेस ले सकते हो यहां पे आप, स्लीपलेसनेस मतलब नींद ना आने की बीमारी, इंसोम्निया। एंड सैनिलिटी मतलब होता है इनफर्म भी कह सकते हैं आप, बुढ़ापा, है ना। जैसे इंसान जब वृद्धावस्था आ जाता है तो वो क्या होता है, इनफर्म भी हो जाता है, और उसकी यादाश्त भी चली जाती है ना, धीरे धीरे यादाश्त भी खत्म होता है। तो एक्चुअली सेनिलिटी का मीनिंग होगा बुढ़ापा, है ना, ओल्ड एज। ड्यू टू ओल्ड एज उसकी जो मेंटल फंक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता है, डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वन, ध्यानचंद इज डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल द टाइम। तो ध्यानचंद को क्या किया गया, अच्छा खेला वो, और लोग इसे मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि ध्यानचंद जो है वो ग्रेटेस्ट प्लेयर, तो उसे ऑब्जर्व नहीं किया गया, ऐसा सोचा, थॉट टू बी, ऑब्जर्व टू बी, वर्ब फॉर्म आ सकता था, लेकिन ये टू बी तो बाद में है भी नहीं, तो थॉट एंड ऑब्जर्व हटेगा, एंड इट इज बिलीव्ड नहीं, ये कंसिडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ध्यानचंद जो है वो एक ग्रेट प्लेयर था, ऑब्वियसली। तो कहीं ना कहीं यहां पे इस सेंस में हम जो वर्ड लेंगे वो होगा कंसिडर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लोर। इम्प्लोर की मीनिंग होती है बेग करना, रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, और देख लो आपका सिनोनिम्स दिया हुआ है इम्प्लोर, सिनोनिम्स ही चाहिए था। एपोलोजाइज मतलब ही होता है फॉरगिव कर देना किसी को, और रिफ्यूज रिजेक्शन, एंड आंसर क्या होगा, रिप्लाई, तो ये तो पता है, दिस इज रिजेक्ट, एंड रिफ्यूज एबिलिटी टू फॉरगिव समवन, सॉरी एपोलोजाइज। नेक्स्ट वन, सी डैश अ लॉट अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम। तो वो अपने हेल्थ प्रॉब्लम से क्या रहती है, कंसर्न्स रहती है, ट्रबल्स रहती है, सफर्स रहती है, योर आंसर विल बी वरीज। वो अपने हेल्थ को लेकर बड़ा टेंशन में रहती है, वरीज रहती है, वो एंजाइटी में रहती है। आप ये नहीं कह सकते, हाँ कोई प्रॉब्लम से वो सफर कर रही है, जूझ रही है, तो हम सफर शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे जो हमें आंसर लेना पड़ेगा, ही वरीज, वो बड़ा टेंशन करती है, वो बड़ा चिंता करती है, अ लॉट अबाउट हर हेल्थ प्रॉब्लम, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में वो काफी वरीज रहती है, काफी वरी करती है, ये मीनिंग होगा। तो योर आंसर विल बी वरीज, ओके, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट, ग्रामेटिकली देखना है आपको करेक्ट और इनकरेक्ट। एक्चुअली अगर एरर है तो किसी पार्ट में होगा। पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर, देख लो वेरी शब्द का प्रयोग है, आपने ग्रामर में ये पढ़ रखा है, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री लेते हैं और मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं, तो वेरी शॉर्टर नहीं होगा, वेरी शॉर्ट, ओके। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, वेरी शॉर्टर नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, शॉर्टर नहीं शॉर्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स ऑफ कंटेंटेड। आपको बहुत बार ये वर्ड पढ़ा है, कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, तो आपको लेना है एंटोनिम्स, योर आंसर शुड बी व्हाट, डिससैटिस्फाइड। जो कंटेंटेड है, जो कंप्लेसेंट है, उसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा, डिससैटिस्फाइड। कंफर्टेबल पता है, प्लीज्ड खुश होना, एंड थैंकफुल दैट इज द ग्रेटफुल, सो योर आंसर शुड बी डिससैटिस्फाइड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर।
द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वॉज कॉजिंग बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर, है ना। अब ये जो ब्रेकडाउन हो रही है पावर सप्लाई में, ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी फंक्शन का रुक जाना, स्टॉप फंक्शनिंग, क्लियर है। तो द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई लिखा हुआ है, पावर सप्लाई में जो ब्रेकडाउन है वॉज कॉजिंग बाय लगा है, तो आपको पता लग रहा है किस वजह से, बाय डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। तो एक्चुअली सेंटेंस पैसिव का होना चाहिए था, एंड वॉज के बाद अगर आप ऐसा लोगे तो यहां करना पड़ेगा कॉज्ड, सॉरी कॉज शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। कॉज लिखा हुआ है, आपको लेना चाहिए कॉज्ड। तो देख लो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, कॉजिंग नहीं होगा, यहां पे वीथर्ड करना पड़ेगा कॉज्ड। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट वन आपका है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह लो, सेम एज वर्ड्स फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक तरह से ये वन वर्ड ही है, टू रन आफ्टर। टू रन आफ्टर मतलब पीछा करना। स्प्रिंट और रेस एक जैसे शब्द हैं, स्प्रिंट एंड रेस, इसको कह सकते हैं वेरी फास्ट एंड शॉर्ट रेस, या फास्ट रेस भी बोल सकते हैं, शॉर्ट रेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो सिंपल वे में ये बात पता लग गया कि स्प्रिंट एंड रेस। लेकिन ऊपर देखो रन आफ्टर का मतलब भी है पीछा करना। एक्चुअली रश तो होगा नहीं, रश कहते हैं वैसा क्राउड जो मूविंग हो, जैसे स्टेशन के बाहर जो क्राउड होती है दैट इज द रश। आप कह सकते हैं क्राउड जो मूविंग हो, है ना, लोग आ जा रहे होते हैं, तो दैट इज रश। परस्यू का मतलब होता है किसी टारगेट को पूरा करने में लगा रहना, उसके पीछे पीछे रहना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि टू टेक एडमिशन इन अ कोर्स। ओके, तो ये बात पता लग गया, और आंसर आपका जो होगा वो होगा परस्यू। परस्यू का मतलब आई एम परसुइंग, जो इस क्लास में आप परस्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एक टारगेट होती है कि हमें आफ्टर 6 मंथ एग्जाम देना है, क्रैक करना है, तो आंसर तो परस्यू ही लेना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर का है, ही वॉज किन सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। सिंपल सा बात है, किन के साथ ना प्रेपोजिशन टू लेते हैं, किन सेट की कोई बात ही नहीं है। किन ये भी हो सकता है कि ये सेट वर्ड रहे और इसके पहले टू प्रेपोजिशन आ जाए, क्लियर है। तो किन टू होना चाहिए, यहां पे किन सेट है, इसके पहले एक प्रेपोजिशन टू, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो किन टू मतलब बहुत ही ईगर, उत्सुक होना। नेक्स्ट वन, अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ यू नॉट वॉचिंग इट। स्विच ऑफ द टेलीविजन इफ कंजंक्शन, और नहीं कहते कि ये काम करो, यदि आप इसे नहीं कर रहे हो तो इसे छोड़ दो, सिंपल सा। इफ यू नॉट वॉचिंग इट, तो ये गलत है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, इस पार्ट को तो इंप्रूव करना है, यहां ऐसा होना चाहिए था इफ यू आर नॉट वॉचिंग, बट देख लेते हैं। डिड नॉट वॉच्ड, ऑप्शन खत्म। डिड नॉट के बाद हम जो टर्म लेते हैं वो लेते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस हिसाब से ऑप्शन कट हो गया। इसके बाद है डू नॉट वॉचिंग, ये कतई नहीं हो सकता, डू नॉट में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है, एंड ये ऑप्शन तो ऐसे ही हटेगा, बट योर आंसर विल बी इफ यू आर नॉट वॉचिंग इट, if you are not watching it. Okay, now the next question, they were not surprised by the result and nor were I. सिंपल बात है, ऐसा हमने पढ़ा भी है नॉर या नीदर का सेक्शन, कि अगर सेंटेंस की शुरुआत कर ले, मान लो यहां तक तो एंड से पहले तो ठीक था, लेकिन एंड बाद एक सेंटेंस की शुरुआत हुई नॉर से, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हम पहले लेते हैं और सब्जेक्ट बाद में करते, ये इन्वर्जन का केस है, हेल्पिंग वर्ब का पहले आना और सब्जेक्ट का बाद में जाना। अब आप देख लो, लेकिन आई के साथ तो हम वर नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे, आई के साथ क्या लेंगे, वॉज। हाँ, अगर ये कंडीशनल सेंटेंस होता तो हम वर का सोचते। यहां पे आंसर जो टर्म लेना पड़ेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट वन, प्रेमचंद डैश मैनली रोट अबाउट रूरल इंडिया वॉज अ ग्रेट हिंदी राइटर। प्रेमचंद, अब बताओ, प्रेमचंद एक व्यक्ति है जिन्होंने मैनली रोड, जिन्होंने लिखा है रूरल इंडिया, तो दैट का तो बात ही नहीं है, विच का बात नहीं, एक बचा हुम और हु, तो हुम कौन सा केस का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव, एंड हु कौन सा केस का, सब्जेक्टिव। तो इस हालात में आपको क्या लेना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि प्रेमचंद को ऑब्जेक्ट के रूप में तो यूज नहीं करोगे ना,
उसने ही लिखा, हु का प्रयोग करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट, बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है ईगर टू लिसन, बड़ा ही ध्यान देना, किसी बात को सुनने की काफी उत्सुकता रखना, दैट इज बी ऑल ईयर्स। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, ईगर टू लिसन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी। एंजाइटी मतलब अभी बताया था वरीड में होना, टेंशन में होना। तो कामनेस तो उसकी आपको चाहिए सिनोनिम्स, ये कामनेस तो हो जाएगा एंटोनिम्स। डिलाइट तो होता है हैप्पी, चेयरफुल, एंड फेथ का मतलब होता है बिलीव, है ना, क्लियर है। तो ये शब्द होगा नहीं, आंसर लेना पड़ेगा वरी, क्योंकि अभी बताया था एंजाइटी में वह इंसान है, इट मींस वह टेंशन में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का है। कॉम्प्रिहेंशन में पहले हम इसके थीम को समझेंगे, इसके टेंस को पकड़ेंगे, देन ग्रामेटिकल अप्रोच लगाकर इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सून आफ्टर द विजिटर्स लेफ्ट द रूम, जो ही विजिटर्स ने रूम छोड़ा, द आर्टिस्ट कैम इन, आर्टिस्ट अंदर आ गए। ही वॉज रेडी डैश ऑन द पोर्ट्रे, ही हैड ऑलवेज होप दैट पोर्ट्रे वुड ब्रिंग हिम ग्रेट एक्लेम। एक्लेम का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। तो वैसी पोर्ट्रे लग रहा है कि उसकी प्रशंसा दिलाएगा कभी ना कभी। इट डैश टर्निंग आउट रियली वेल, अ स्माइल अपीयर्ड ऑन डैश फेस एज ही थॉट। तो ही थॉट मतलब उसी के चेहरे पे फेस आई होगी, है ना, सॉरी स्माइल आई होगी। देन ही डैश टू द कैनवास, वह कैनवास के नजदीक जाता है, ऐसा सेंस यहां लग रहा है, एंड कवर्ड इट, उसे क्या करता है, ढक देता है। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट somebody had scratched the entire painting with a knife। वह बहुत ही शॉक्ड हुआ कि किसी ने उस पेंटिंग को स्क्रैच्ड कर दिया नाइफ से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Soon after the visitors left the room, the artist came in, he was ready, और पता लग रहा है ready to work। ready worked नहीं ले सकते, ready working नहीं ले सकते, ready work नहीं कर सकते। ऑब्वियसली रेडी टू वर्क, वो काम करने के लिए ही ईगर है वो, इट मींस रेडी टू वर्क। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द पोर्ट्रे ही हैड ऑलवेज होप दैट, क्या किस आशा में वो था कि ये जो पोर्ट्रे है उसको कभी ना कभी प्रशंसा दिलाएगा। अब बताओ, ही हैड ऑलवेज होप दैट डैश पोर्ट्रे वुड ब्रिंग हिम अ ग्रेट एक्लेम। सिंपल सा सोचो, इट का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते, इट पोर्ट्रे कोई सेंस ही नहीं है, और दीज पोर्ट्रे भी नहीं कर सकते, क्योंकि दीज के साथ हम प्लूरल नाउन लेंगे तब सही होगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तो ऑप्शन गया, एक बचा दिस और एक बचा दैट, बिकॉज द क्वेश्चन इज, ये जस्ट मेंशन किया गया है इस पोर्ट्रे के बारे में, तो दैट पोर्ट्रे तो नहीं लेंगे ना, फिर दिस पोर्ट्रे लेंगे। एंड व्हाई आई एम गोइंग विद दिस ऑप्शन ओनली, बिकॉज कि अभी अभी वो कह रहा है कि दिस पोर्ट्रे नॉट दैट पोर्ट्रे। हाँ, ये भी हो सकता है दिस प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं और दैट पास्ट की बात करेगा, लेकिन इस केस में जस्ट मेंशन किया गया है। तो पोर्ट्रे एक नाउन है और नाउन से पहले हमें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, तो दिस लेंगे, दैट नहीं लेंगे। इसका वजह मैंने आपको समझा दिया कि ये सेंटेंस में अभी जस्ट मेंशन किया गया है कि इस पोर्ट्रे, ये आशा है कि ये पोर्ट्रे जो है मुझे एक्लेम में लाएगा, हमारी प्रशंसा करवाएगा, तो इसलिए हमें आंसर लेना पड़ेगा दिस। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, he had always hoped that this portrait would bring him great acclaim, it dash turning out really well। it is turning, जब टेंस सेंटेंस ही पास्ट टेंस में है तो आप कैसे ले लोगे is, तो is का ऑप्शन गया, आर का ऑप्शन गया। अब आप यही कहना चाह रहे हैं कि इट डैश रनिंग आउट रियली वेल, तो इट वॉज रनिंग आउट, इट किसके लिए आया, उस पोर्ट्रे के लिए आया। ए स्माइल अपीयर्ड ऑन, अपीयर्ड पास्ट टेंस किसके, तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्माइल अपीयर्ड ऑन डैश फेस, अब देखो लिखा है ही थॉट, क्या इसमें कहीं सी का प्रयोग है, नहीं है, तो हर वाला ऑप्शन गया। पर्सन के लिए इट्स तो लेंगे नहीं, और यहां पे कहीं प्लूरल नाउन विजिटर्स है, लेकिन हम विजिटर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ही हैड ऑलवेज होप्ड, ही स्माइल्ड, ही वॉज शॉक्ड, तो ही का प्रयोग है, इसलिए आंसर लेना पड़ेगा हिज। मेन सब्जेक्ट ही है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक में क्या फिल करेंगे आप, ए स्माइल अपीयर्ड ऑन हिज फेस एज ही थॉट ऑफ इट
देन ही डैश टू द कैनवास। बताओ, देन ही अपीयर्ड टू द कैनवास, रॉन्ग। अराइव्ड एंड रीच का मतलब होता है पहुंचना, और रीच के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, अराइव के साथ एट लगता है। हाँ, अपीयर टू हो सकता था, लेकिन जनरली हम ये कह रहे हैं कि वह कैनवास के तरफ गया और उसे कवर्ड कर दिया। बट ही वॉज शॉक्ड टू सी, उसने देखा कि किसी व्यक्ति ने नाइफ से उसे क्या कर दिया, स्क्रैच कर दिया है। तो हमें जो टर्म लेना पड़ेगा वह होगा ही कैम टू द कैनवास, देन ही कैम टू द कैनवास, यानी कैनवास के नजदीक वो आया और उस क्या पाया कि उस पेंटिंग को किसी ने स्क्रैच कर दिया है। तो ये पूरी पैसेज आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।